तो एक तो आरओ का पानी यदि टीडीएस बहुत ज्यादा है तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आज तो फैशन है हमारे घर में आरओ लगा है। नहीं, आजकल का फैशन है। जहां के यदि मान लीजिए आरओ का ये जहां पे मान लो पानी का टीडीएस 50-60 है तो वहां तो आरओ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जहां टीडीएस बहुत ज्यादा है, टीडीएस का मतलब क्या होता है? टोटल डिजोल्व सॉल्यूट, टीडीएस। और टीडीएस यदि बहुत ज्यादा है 3-100 तो आरओ की जरूरत है। टीडीएस क्या करेगा? टोटल डिजोल्व सॉल्यूट को वो बाहर निकाल देगा, अच्छा पानी अलग कर देगा। और मान लो जहां टीडीएस 50-60 वहां लगा दिया आरओ, और फिर अचानक खड़े थे, उनकी हड्डी चुट्ट से बोली, मतलब फिर क्या होगा? ये लो टीडीएस का पानी आप पियोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और जीरो टीडीएस का पानी सबसे बेहतर होता है बैटरी में डालने के लिए। 10 से नीचे तो टीडीएस किसी हालत में ना हो, नहीं वो पीने लायक बिल्कुल नहीं है इंसान के लिए। और 50 से 60 टीडीएस एकदम बेहतर होता है। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो बोतल लाद के चलना पड़ेगा। गांव जा रहे हैं, बोतल लेके जा रहे हैं। चलेगा? आगे लिखो, लिखो भैया। कंडीशन फॉर आरओ डालो, कंडीशन फॉर आरओ। और जानते हो गांव के कुएं का पानी, गांव के कुएं का पानी और जो सबसे महंगी बोतल बिकती है उसका पानी बिल्कुल सेम पानी, बिल्कुल सेम पानी। कभी तुमको कभी बोतल मिले तो उसको रखे रहना, गांव के कुएं का पानी निकालना। हाँ, बस गांव के कुएं पानी में यदि यूवी करा दिया जाए, यूवी मतलब पैथोजेंस को किल कर दिया जाए, क्योंकि खुला रहता है ना तो उसमें पैथोजेंस होते हैं, ये तो बात सही है। क्लियर है? कुछ ना कुछ उनको किल करा दिया जाए तो समझ लो भाई 500 रुपया लीटर वाली बोतल वो तैयार हो गई। हाँ, क्लियर है? आगे लिखो। देखो, जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो आदमी के पास आडंबर ज्यादा आ जाते हैं। क्लियर है? तो चलो आगे जरा ध्यान से देखो। और नहीं तो भाई हैंड पाइप से पानी से काम चलता है। 40 फुट पे पानी मिलता है, क्या 500 फीट से पानी आएगा? चलेगा? पैसा ज्यादा आ गया ना। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अगला देखो, लिखो कंडीशन फॉर आरओ। कंडीशन फॉर आरओ लिखो भैया। पहली कंडीशन आप आरओ की हमें बता दो, एक ही कंडीशन है, कंडीशन फॉर आरओ। वेरी गुड, बताओ हर्षित, बताओ कंडीशन फॉर आरओ। यही आपको लिखाए हैं, पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ओपी। पहली कंडीशन, पहली क्या, पहली और आखिरी यही है। लिखो कंडीशन फॉर आरओ, लिखो एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी, लिखो एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी मतलब होना ही चाहिए। लिखो एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और आगे यही वाला लिख लो, पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ओपी। ये एक्सटर्नल है, बाहरी प्रेशर, बाहरी दाब। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ। अगली हेडिंग डालो आरओ। अच्छा, आरओ का एक और, आरओ में एक लाइन लिख लो। लिखो, लिखो बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आरओ इज, लिखो बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आरओ इज, बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आरओ इज डीसलाइनेशन, डीसलाइनेशन। और डीसलाइनेशन के ब्रैकेट में लिखना रिमूवल ऑफ NaCl। डीसलाइनेशन के ब्रैकेट में लिखो रिमूवल ऑफ NaCl, ब्रैकेट बंद, ऑफ सी वाटर, ऑफ सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। देखो, डीसलाइनेशन से हमको दोहरे फायदे। कैसे? डीसलाइनेशन से हमने क्या किया? पानी को और नमक को अलग किया, नमक को अलग इस्तेमाल कर लिया, पानी को अलग इस्तेमाल कर लिया। तो डीसलाइनेशन से हमको कितने फायदे? 2। डीसलाइनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नमक फ्रॉम पानी। समझ में आ रहा? सी वाटर। और सी वाटर क्या है? नमक का पानी। सी वाटर क्या है? नमक का पानी। यानी सी वाटर में क्या है? नमक भी है और पानी भी। यदि हम दोनों को अलग कर लें तो नमक भी इस्तेमाल में और पानी भी इस्तेमाल में, इसीलिए हमने देखो वहां सॉल्ट और वाटर दोनों लिखा है। क्लियर है? चलो आगे बात। अगली एक हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली हेडिंग डालो, बॉयल्स वांट हाफ लॉ।
पहला लिखो। लिखो बॉयल्स वांट हाफ लॉ। अच्छा एक बात समझो, हमने आपको कुछ जुगाड़ बताया था। बॉयल्स को आप बॉयल समझना। हमने क्या बोला था? बॉयल्स को क्या समझना? बॉयल समझना। तो बताओ बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? क्या होता है? यहां टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा बताओ, पाई इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हो? सीआरटी पढ़े हो ना? अच्छा यहां टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट, है ना? आर क्या होता है? पहले से कांस्टेंट, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो बताओ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? सी के। तो देखो भैया, बॉयल वांट हाफ लॉ में पाई किसके बराबर हो जाता है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सी। तो बताओ क्या हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते? पाई वन अपान पाई टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ये लॉ खत्म। क्लियर है? अब देखो हमने सबको सिखाया था कि बॉयल को बॉयल समझना, BOIL, बॉयल मतलब गर्म करना। बॉयल को क्या समझना? बॉयल समझना। यहां से आपको टेम्परेचर का रिलेशन समझ में आ जाएगा कि यहां क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। अच्छा गेलू सैक में कुछ हमने सिखाया था। हमने आपको सिखाया था कि गैलू सैक कांस्टेंट वॉल्यूम में गाना सुनते हैं, बोला था। तो गेलू सैक लॉ में क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। लिखो नंबर 2। लिखो गेलू सैक, ये सबने लिख लिया। नंबर 2, गेलू सैक वांट हाफ लॉ। गेलू सैक वांट हाफ लॉ। अच्छा बताओ, गेलू सैक क्या करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम में गाना सुनते हैं। तो वॉल्यूम यहां क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा ना? फार्मूला क्या है? पाई इक्वल टू सी आर टी। अच्छा देखो, पाई इक्वल टू एन अपान वी आर टी नहीं लिख सकते हैं? अच्छा बताओ, ये कांस्टेंट हो गया तो ये टोटल कांस्टेंट हो गया कि नहीं? हाँ है ना? अच्छा बताओ, आर पहले से कांस्टेंट है, तो बताओ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। लो फार्मूला क्या बन गया? पाई वन अपान पाई टू इक्वल टू टी वन अपान टी टू। लो ये दूसरा फार्मूला तैयार, खत्म। भैया अगला लिखो। एक सवाल लिखो। अच्छा बहुत देर से सवाल नहीं लगा, सवाल लगाओ, एक क्वेश्चन लिखो। सवाल लिखो। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, सवाल लगाओ बेटा। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.8%, 1.8% W/V एक्वस सोल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले सारे बच्चे इसको अलग से लिखें, नीचे क्वेश्चन के नीचे लिखें। और सबसे पहले हम इसका मीन्स किसी से पूछेंगे, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जिसको इसका मीनिंग नहीं आएगा वो सवाल क्या लगाएगा? अनिरुद्ध अच्छा बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा? बताओ।
हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड। तो देखो हमने, बहुत बढ़िया, तुमने कम से कम हिम्मत की। देखो ये परसेंटेज इसको बताएगा और ये इसको बताएगा, तो क्या बोला जाएगा, अपने पास क्या है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना बेटा। अच्छा ये क्या है, ये है सॉल्वेंट और ये क्या है, सॉल्यूट। हमने आपको बोला था कि जो ऊपर लिखा होगा वो सॉल्यूट होगा, और नहीं याद होगा तो धूर्त हो। ये आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बातें याद कराई थी, है ना। हमने बोला था ऊपर क्या होता है, छोटा, छोटा क्या है, सॉल्यूट। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इनमें कौन छोटा, ग्लूकोज। ठीक, तो हमने कहा था जो परसेंटेज के पहले लिखा हो वो ऊपर वाले की जानकारी देता है और परसेंटेज नीचे वाले की जानकारी देता है, बिल्कुल ऐसे ही बताया था। इसका मतलब क्या हुआ सवाल के हिसाब से, 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका मीन्स लिखो, लिखो लिखो। जब तक मीनिंग नहीं समझ में आएगा तुम सवाल क्या लगाओगे, लिखो मीन्स, लिखो मीन्स 1.8 ग्राम ग्लूकोज, लिखो बेटा 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 1.8 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज के आगे सॉल्यूट जरूर लिख देना, सॉल्यूट। ग्लूकोज के आगे क्या लिख देना, सॉल्यूट। 1.8 ग्राम ग्लूकोज दैट इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के आगे क्या लिख देना चाहिए, एक्वस ग्लूकोज। ये एक्वस ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूशन। बेटा ये जो लिखे रहते ना इनका मीनिंग समझ गए तो सवाल में कुछ बचा नहीं, क्लियर है। अच्छा अब आपसे क्या पूछा है, पाई बताओ। पाई इक्वल टू फार्मूला क्या है, CRT, मालूम है ना। अच्छा देखो आर का वैल्यू तो यहां फिक्स है 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने लिखाया था हमेशा टेम्परेचर तुम किस में लेना, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन। तो अब इसमें 273 जोड़ के इसको केल्विन बना लो तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। बस पता क्या नहीं है ये। अच्छा ये क्या है, यही है आपकी मोलेरिटी, अभी लिखवाया था। मोलेरिटी का फार्मूला क्या होता, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता ना, किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान वी, किसमें, ml में, लिखाया है। अच्छा बताओ कितने ग्राम ग्लूकोज है, 1.8 ग्राम। अच्छा बताओ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, C6H12O6 से मॉलिक्यूलर है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 180। घर पे जा कैलकुलेट करना, 180। तो ये देखो सॉल्यूट का सारा निकल आया, इनटू 1000 अपान कितने ml में मौजूद है, 100। ये काट दिया, ये काट दिया, इसके लिए एक जीरो नीचे बढ़ा लिया तो ये हो जाएगा 18 अपान 180, तो ये हो जाएगा 1/10 दैट इज 0.1, हो गया। अब ये उठा के यहां रख दो। अब जरा ध्यान से देखो फार्मूला अपने पास क्या है, पाई इक्वल टू CRT। C का वैल्यू कितना है 0.1, R का वैल्यू कितना है 0.0821 और T का वैल्यू कितना है इंटू 300। आंसर बता दो, 2.46 क्या होगा, ATM। बताओ कुछ भी आपको जो कठिन लगा हो, सवाल पता लगे तुमने लगाए ही नहीं। सवाल का मीनिंग, अब जैसे परसेंटेज ये जो लिखा है इसका जिसको मीनिंग नहीं समझ में आएगा वो सवाल नहीं लगा पाएगा। हमने इसको मीन्स, इसको समझाने में बहुत समय लिया था, क्लियर है। चला जाए आगे, अब ऐसे सवाल लग जाए करेंगे, पक्का, वेरी गुड। अगला लिखो,
अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइसोटोनिक का मतलब होता ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। लिखो, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो, पक्का है कि उसका कंसंट्रेशन भी आपस में बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, आइसोटोनिक का मीनिंग समझ में आया? जैसे दो चेंबर हैं और दोनों चेंबर डिवाइड किससे कर रहे हैं? एसपीएम से, और दोनों साइड सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भर दो, तो सॉल्वेंट किधर से किधर को चलेगा? वेरी गुड, चलेगा ही नहीं। और जो सॉल्वेंट ना चले, इसी का नाम होता है आइसोटोनिक। ठीक है, समझ में आ रहा? आइसो का मतलब सेम, और टॉनिक का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। टॉनिक का मतलब टॉनिक, पीने वाली टॉनिक है? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। हाँ चलो, अच्छा आगे लिखो। लिखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखो। लिखो अ सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अ सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है, वो समझ में आया? बहुत ध्यान से देखो। जैसे ये आपका, ये एसपीएम से दो चेंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना? ये आपका एसपीएम है। हमने कहा यहां पे भी डाइल्यूट भरा है सॉल्यूशन, और इधर भी डाइल्यूट है। बताओ सॉल्वेंट किधर से किधर को चलेगा? किधर से किधर नहीं चलेगा। फिर हमने कहा इधर कंसंट्रेट और इधर भी कंसंट्रेट भरा है, फिर नहीं चलेगा। तो ये सब कौन सी कंडीशनें हैं? इसका मतलब है ये पाई और पाई आपस में बराबर है, यानी सी सी आपस में बराबर है। सी सी मतलब कंसंट्रेशन दोनों की क्या है? बराबर है। ठीक है, लिखो, लिखो बेटा, अगला लाइन लिखो। लिखो टू सोल्यूशन आर सेड टू बी, नई लाइन से लिखो। लिखो टू सोल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक। पीछे तुम लोग क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो? नहीं तो कैसे पढ़ रहे हो? है बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। दूर दूर बैठो, थोड़ा दूर बैठो। लिखो टू सोल्यूशन, लिखो टू सोल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक with respect to each other, with respect to each other, if their osmotic pressure, if their, THEIR लिखना, their ना लिख देना, their osmotic pressure are same, osmotic pressure are same। फिर नई लाइन से लिखो, लिखो टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक। नई लाइन से लिखो टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक with respect to each other, with respect to each other, if no osmosis take place, if no osmosis take place, when they are separated by, when they are separated by SPM, when they are separated by SPM। क्लियर है? पक्का? अब जरा सारी लाइनें पढ़ लो, देखो कोई लाइन समझ में तो नहीं आई। पढ़ो, आप पढ़ो, पढ़ो, पढ़ लो बेटा। और हर्षित, क्या इसी में ये तुम्हारा रफ है या नोट्स है? ऐसा है, रफ है, वेरी गुड। सबका रजिस्टर या सबका जो नोट्स बने वो अच्छे कागज पे बने, है ना? चलो लिखो बेटा। देखो बताओ हमने आपको पढ़ाया क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? बताओ क्या है? पाई 1 इक्वल टू पाई 2, यही तो पढ़ाया। देखो पहली ही लाइन ये लिखाई, ठीक है। अच्छा बताओ इसका फार्मूला क्या हो गया?
C1R पढ़ा दें। अच्छा ये क्या हो जाएगा, C2R है ना। अच्छा आइसोटोनिक है तो दोनों के टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, क्योंकि टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, है ना। इसका मतलब आर आर क्या है, सेम, कट गए। टी टी क्या है, सेम। और यहां पे आइसोटोनिक में T1 T2 न रखा करो, दोनों होते हैं सेम, तो ये काट दिया। फार्मूला क्या बना, C1 इक्वल टू C2। इसका मतलब है हमने दो बातें सीख ली, π1 इक्वल टू π2 या C1 इक्वल टू C2। तो इसका मतलब क्या है, दोनों किसको बता रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। और जहां C1 और C2 हमने लिखा है बेटा, उसी के आगे जरूर लिख लो, लिखो ब्रैकेट में, when solute in both solution is non-electrolyte, when solute in both solution is non-electrolyte। ठीक है भैया, पक्का है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों का टेम्परेचर भी क्या रखना, सेम। क्लियर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो अच्छा अब एक काम करो, फिर से लिखो, नीचे लिखो जहां ये लाइन लिखा वहां फिर लिखो C1 इक्वल टू C2, फिर लिखो। अच्छा ये किसकी है, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन, और ये क्या है, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन। अच्छा मैं देखो दूसरी बात बोलने जा रहा हूं, ये है सॉल्यूशन 1 की मोलेरिटी, ये है सॉल्यूशन 2 की मोलेरिटी। अब मोलेरिटी का फार्मूला यहां क्या लगेगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो कोई तकलीफ वाली बात, इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, देखो W1 M1 क्यों बेटा, इंटू 1000 अपान V1 ml, क्योंकि सब किसके लिए, सॉल्यूशन 1 के लिए है, बराबर W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान क्या लिखेंगे, V2, लेकिन किसमें, ml में। तो क्या बताओ, ऐसा फार्मूला नहीं डेवलप कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ निकालना होगा, बाकी सब दिया होगा। चलो अच्छा एक सवाल हो जाए इसी बात पे, लिखो लिखो 5% W अपान V, 5% W अपान V सुक्रोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद 1% W बाई V एक्वस एक्स सॉल्यूशन। हाँ सवाल बनना है, एक्वस एक्स सॉल्यूशन, जैसे वहां एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन था, इधर क्या है, एक्वस एक्स सॉल्यूशन। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, कैलकुलेट, वेरी गुड, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। ऐसे सवाल आएंगे और देखो तुमसे कितना आसानी सवाल लगेगा। सवाल पढ़ो बेटा, सवाल को इंतजार ना किया करो कि वो लग के आएगा, सवाल को तुम्हें लगाना है। हमने देखो आपको लिखाया है 5% W अपान V है ना, एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, 1% W बाई V
इक्वस एक्स, ये एक्स है अननोन, एक्स सॉल्यूशन। ये मेरा सवाल है, ये क्वेश्चन है। हमने आपसे पूछा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। है ना? तो तुम्हें क्या लगा देना है, C1 इक्वल टू C2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाम कमा रहे हो तुम लोग। देखो फिर क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट पहले वाले का इंटू 1000 अपान VmL बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट दूसरे वाले का इंटू 1000 अपान VmL। क्लियर है? अब सुनो, देखो ये C1 वाला सॉल्यूशन ये है, ये C1 वाला ये है, और ये C2 वाला ये है। क्लियर है? अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, 5 ग्राम सुक्रोज मौजूद है 100 ml सॉल्यूशन में। तो यहां अच्छा क्या रखोगे, 5 अपान सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342। क्लियर है? याद कर लो, C12H22O11, इसको जब जोड़ो घटाओगे तो ये कितना निकलेगा, 342। जोड़ लो तो 342 रख लो। हां, जोड़ने के लिए 340 भी कर लो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इंटू 1000 अपान क्या रखोगे, 100 बराबर W कितना दिया गया है, 1 ग्राम। 1 ग्राम अपान ये मॉलिक्यूलर वेट ही हमको जानना है, इंटू 1000 अपान इसका ml कितना है, 100। कितना है, 100। क्लियर है? ये देखो काट लो इसको, ये काट लो इसको। अच्छा, ये कितना बचा, ये बचा 10 अपान मॉलिक्यूलर वेट बचा ना, और ये कितना बचा 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 अपान 342। अब जरा ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूलर वेट को यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ भैया, 10 इंटू 342 अपान 50। ये देखो कट गया 5, कितना आ गया, 68.4। तो ये देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल आया अननोन का, एक्स का कितना है, 68.4, इतने ग्राम निकल आया। बताओ, अब ऐसे सवाल नहीं लगा लोगे? क्लियर है? ऐसे सवाल तुमसे पूछेगा। हां, यहां भाषा कुछ भी हो सकती है। हमने देखो ऐसे दे दिया, हो सकता है वो अलग अलग करके दे, कि वो सीधा बोल दे 5 ग्राम सुक्रोज मौजूद है 100 ग्राम में, 100 ml में, ऐसा करके कुछ बोल सकता है।